वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारा मनी लॉन्ड्रिंग पे जो हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, और उससे रिलेटेड और लॉज हैं। इसी एस एग्जीक्यूटिव में हमारा जो है वो पेपर 6 ग्रुप 2 में है। तो उसका ये सेकंड लेक्चर है हमारा। पहले में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, उसकी स्टेजेस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, क्या होता है, वो सब हमने। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट इन आइसोलेशन। जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था पिछले लेक्चर में, उसमें यही था कि वो पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ मॉरिशस, मॉरिशस से फिर जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, इस तरह से। तो जो इस तरह की जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक तरह से इंटरनेशनल लिंक्स जो है उसके होते हैं, तो इसलिए ये इंटरनेशनल तौर पे सब देशों को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है वो अगर हम बात करें तो ग्लोबल पॉलिसी कंसर्न है ये। और पिछली सदी में 20वीं सेंचुरी के लेट उसमें 50s के बाद, इवन 70s के बाद जो है वो क्रिमिनल नेटवर्क जो है वो एक्चुअली, जैसे डिजिटाइजेशन हुआ ना, कुछ पहले तो ये था कि आप कैरी कैसे करेंगे, या तो बैंकिंग थ्रू थ्रू होगा, हुंडी या उस तरह की चीजें भी थी, खैर। लेकिन ज्यादातर यही था कि आपको यू हैव टू कैरी इट फिजिकली। अब धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन हुआ और ये डिजिटाइजेशन हुआ, ये सब कुछ हुआ। तो अब इसमें जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो देखा कि एक मतलब काफ़ी इससे दिक्कतें और डैमेज हो जो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमीज हैं उनको। तो उसके लिए एक मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर कन्वेंशंस हुई, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज एमर्ज हुई, जिन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए कि भाई अगर ऐसा हो तो आप ऐसा करेंगे या बताएंगे, दूसरे को बताएंगे। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हुए वगैरह। सबके बूते की बात तो नहीं है कि कैसे करें, तो ट्रेनिंग्स भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे ये FATF है। तो इस तरह की जो एसोसिएशन जो मतलब एंटिटीज डेवलप हुई, रीजनल ग्रुपिंग हुई। तो उसमें ग्लोबल कंप्लायंस इकोसिस्टम जो है वो तैयार हुआ, जिसने डोमेस्टिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या जो कंट्रोलिंग ऑफ जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो ये CAFT काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, और ये AML तो आप समझती हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस दुनिया भर में। तो इसमें इंडिया का PMLA भी आता है। तो ये इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में ही बात होती है, तो इसलिए हमें इंटरनेशनल जो कुछ कन्वेंशंस हैं उनकी बात हम अगर समझ लें, कर लें, तो उससे हमें और समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये लॉ इवॉल्व हुआ। तो 1988 में वियना में एक कन्वेंशन हुई UN की। उसमें इलिसिट ट्रैफिक ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी थी एक तरह से, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनलाइज करार दिया कि ये क्रिमिनल है, मनी लॉन्ड्रिंग इज क्रिमिनल, उसको क्रिमिनलाइज किया। तो अब इसमें क्या क्रिमिनलाइज कैसे होगा? मुझे मेरे देश में पैसा आ रहा है तो मैं तो कहूँगा ठीक है, अच्छा आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, लेकिन आ कहाँ से रही है? तो स्टेट्स जो है वो कन्वर्शन और ट्रांसफर ऑफ प्रोसीड फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, कि सारे देश उसको, जो भी उसके मेंबर्स होंगे, उसको वो एक क्राइम माने। ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो कहीं से भी आ रहा है, कोई बात नहीं। तो टू अडॉप्ट मेजर्स, उसकी कन्फिस्केशन करें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस दें, और एक्स्ट्राडिशन होता है ना, वो भाग्य जो हमने बात की थी, विजय माल्या और ये नीरव मोदी या कुछ और लोग जो हैं, तो उनको एक्स्ट्रेडिशन उनकी करवाई जाए, वहां से इधर लाया जाए। अब वो वहां की सिटीजन लेके बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे? ये सारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे तय होता है कि किस तरह से इन तरह के केसेस में किस तरह से उन लोगों को टू ब्रिंग देम टू लॉ। और खासकर ये थी ड्रग रिलेटेड प्रोसीड्स।
क्योंकि वहीं से टेररिज्म की फाइनेंसिंग होती है। उसके बाद जो है इससे ब्रॉडर एंटी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क्स जो हैं वो बने। तो ये शुरुआत थी एक्चुअली, वियना कन्वेंशन जो थी 1988 की, दैट वाज ए बिगिनिंग इन ए सेंस। मतलब चल तो पहले से ही रहा था, ऐसा नहीं कि हवा से कुछ आया था। उसके बाद 90 में और 2005 में दो और जो कन्वेंशंस हैं वो हुई। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन 1990 और वारसा कन्वेंशन 2005। तो ये वियना कन्वेंशन की ही फर्दर एक्सपेंशन थी। अब इसमें कहा कि आप एनडीपीएस वाली ही ना करो सिर्फ, और सीरियस क्राइम्स को भी बीच में इंक्लूड करो, कि वहां से भी जो पैसा आया उसकी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको वो करते हैं, उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश होती है। तो इससे कन्फिस्केशन को स्ट्रेंथन किया गया, इन्वेस्टिगेटिव पावर्स को, और मतलब उसमें कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि एक देश से दूसरे देश में कुछ हो रहा है तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैक्सिमम हो। और फिर 2005 में वारसा कन्वेंशन हुई। उसने फर्दर प्रिवेंटिव मेजर्स को, जैसे ये एफआईयू में आपको बता रहा था, शुरू में बताया था, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, तो इंडिया में भी है एफआईयू, दिल्ली में उनका है ऑफिस। तो ये कॉरपोरेट ट्रांसपेरेंसी की, कॉरपोरेट्स को जो है वो साफ सुथरा दिखना भी है और करना भी है। कन्फिस्केशन टूल्स, ये सब चीजें जो है इसमें की गई। और इसमें एक मनी वाल क्या है? ये एक परमानेंट मॉनिटरिंग बॉडी है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इसकी कंप्लायंस को मॉनिटर करती है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन एएमएल डायरेक्टिव्स एंड एएमएलए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट्स जो है वो, उसके बाद ये शुरू हुआ। तो ईयू ने एएमएल फ्रेमवर्क, एएमएल मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसमें पहला डायरेक्टिव जो है वो फर्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव 1991 में हुआ, कि मेंबर स्टेट्स जो है सीजीडी लगाएं, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, रिकॉर्ड कीपिंग करें, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट करें, एसटीआर, जैसे वो है ना कि 10,000 10 लाख से ऊपर कोई कैश जमा होता है तो ये कहाँ से आया होगा, तो इनकम टैक्स वाले फिर चेक करेंगे। बैंक की ऑब्लिगेशन है टू रिपोर्ट। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ऑब्लिगेशंस फिक्स की जाएं। ये तभी हुआ ना कि बैंक को कहा गया कि भई आपको अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपको बताना है उसको। 30 लाख से ऊपर रजिस्ट्री होती है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे था, तो उसमें उसको पंजाब में जैसे है तो उसको वो रिपोर्ट करना है जो रजिस्ट्रार है। ऐसे ही, और सक्सेसिव डायरेक्टिव्स एक्सपेंड स्कोप टू नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशंस। तो ये पॉलिटिकल वो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हाथ लगाते हुए कोई बंदा घटता है, पेप कहते हैं। इसकी भी आगे हम बात करेंगे। बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रांसपेरेंसी, ये सब जो है इनके बारे में ये चीजें उठने लगी, इनके बारे में बात होने लगी। और 2024 में जो है वो ये इसमें एक यूरोपियन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी भी उन्होंने बना दी। हाई रिस्क इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी सुपरवाइजरी पावर भी इनको दे दी कि आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। तो ईयू का जो रिस्पॉन्स है इससे रिफ्लेक्ट होता है कि ये एक उसमें मेंबर स्टेट्स में जो है वो एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश है। देन बसेल, ये स्विट्जरलैंड में एक गांव या शहर का नाम है, उसमें कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन,
BCBS। तो ये 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसमें ये था कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हों जिसमें साउंड बैंक रेगुलेशन। तो बैंक जो है, आपको पता ही है कि स्विस बैंक नाम आपने सुना होगा, बात बात आता है कि वहाँ पे बहुत लोगों का पैसा जमा है, बहुत मोटा पैसा जमा है, वगैरह वगैरह। तो फिर ये वहीं से बात ये उठी कि भाई बैंक्स जो है वो बताएं, और अब बताते भी हैं कि किसका खाता है, किस इंडियन का खाता वहाँ पे है, इस तरह से जो है वो। तो गाइडलाइंस जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे, या जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसकी। देन कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, CDD जिसे कहते हैं। बेनिफिशियल ओनरशिप वेरिफिकेशन, कि वाकई जो दिखा रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ वही इसका मालिक है या कोई और मालिक है। तो ऑन गोइंग मॉनिटरिंग को या इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना, कि बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे चेक करता है कि ये पैसा, या किस जगह पे जाके अलार्म बजता है जहाँ पे वो थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस जो थी, ये FATF रिकमेंडेशंस के साथ, जिसका हम आगे जिक्र भी करेंगे, FATF भी आ रहा है ना आगे। तो ये सारा जो है वो अ, अब इसमें इंडियन बैंक्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ। जैसे मैंने बताया ना कि बैंक वो 10 लाख से ऊपर कोई डिपॉजिट है तो उसको, तो देन जैसे 50,000 से ऊपर है तो कहेंगे जी आप पैन लिखो अपना। पैन लिखो मतलब कि कभी भी ये पता चल जाएगी किसका है। तो ये सारा रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग है। इसमें फाइनेंशियल सिस्टम की एक इंटीग्रिटी क्रिएट होती है कि हाँ ये इसमें कोई जल्दी से कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे UNODC, तो ये UN का ऑफिशियल वो है ड्रग्स एंड क्राइम के ऊपर जो है वो है। तो ये ग्लोबल प्रोग्राम है इनका मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, GPML, ग्लोबल प्रोग्राम ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये UNODC ये एक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग सपोर्ट देता है, और मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको ये काफी सारा मतलब ये, तो इसका ये FATF के साथ ही करता है ये। तो ये FATF आपको पता है, ये अभी हम बात करेंगे 1989 में फ्रांस में बनी थी ये, G7 की मीटिंग में। तो एनीवे ये FATF की रिकमेंडेशंस जो हैं उसके हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो बताते हैं कि कैसे कैसे आप अपने लॉज जो है वो उसको मॉडल लॉज का, जो सैंपल लॉ जैसे मॉडल लॉ बना के देते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। ये सारा कुछ जो है वो इसको UNODC की जो ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग है उसके अंदर अंतर्गत होता है। और इसको लिंक किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। इसमें एक गोल है SDG 16.4। तो वो क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज एंड स्ट्रेंथनिंग असेट्स रिकवरी। तो ये डिफरेंट गोल्स हैं जो फिक्स किए गए हैं जिनको अचीव करना है। तो एक गोल ये भी है कि जो फाइनेंशियल फ्लो है इलिसिट, उसको जो है वो रिड्यूस करना, कम करना, और जो असेट रिकवरी है, इस तरह के जो असेट्स हैं उनकी रिकवरी, उनको कैसे कब्जे में लिया जाए। अब आता है आपका अगला, आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका नाम आप बहुत बार सुनेंगे, FATF। तो ये 1989 में G7 ने जो है वो क्रिएट किया था। G7 में जो है वो 7 कंट्रीज, G8 भी बना था, रशिया भी बीच में आया था, फिर बीच में निकाल दिया, कुछ इस तरह का रहा। तो इसमें US, UK, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये देश हैं शायद इसमें। तो G7 की बात कर रहा हूँ।
उसने ये एफएटीएफ का कंसेप्ट जो है क्रिएट किया कि इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाते हैं, तो उसमें अभी 40 मेंबर्स हैं, 38 यूरिसडिक्शन है, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जीसीसी एंड यूरोपियन कमीशन। तो इसकी 40 ही रिकमेंडेशंस हैं जो सभी देशों का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं उसकी बैकबोन एक तरह से बनाती हैं वो। और ये दुनिया भर में काम करती है, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी एक देश में काम करती है। एफएटीएफ मीन्स ये दुनिया भर में काम करती है। और ये तैयार करती है क्या, म्यूचुअल एवेल्युएशन असेसिंग बहुत टेक्निकल कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस की, कौन सा देश क्या कर रहा है, किस तरह से उसके यहाँ जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इस लॉ की। और फिर ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट निकालता है ताकि जो नॉन कंप्लायंट जुरिस्डिक्शंस हैं उनको प्रेशराइज किया जा सके। अब ब्लैक लिस्ट हो गए तो खबर आएगी कि अच्छा वो ब्लैक लिस्ट हो गई जी, तो उसको ठीक करना, उसको ग्रे में जाए, ग्रे से मतलब निकले, लिस्ट में ही ना आए। तो इंडिया जो है वो 2010 में इसका मेंबर बना था एफएटीएफ का, और रेगुलर फॉलोअप जो है वो आ रहे हैं, और हम अच्छी कंप्लायंस कैटेगरी में हैं। तो जो चौथा फोर्थ म्यूचुअल एवेल्यूएशन 2023-24 में हुआ था, उसमें हम एक अच्छी कैटेगरी में थे कि हम कंप्लायंट हैं। एक और था एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल यूनिट्स। तो ये भी एक एगमोंट भी जगह है ब्रसल्स में। ये 1995 में वहां पे कोई मीटिंग हुई थी उसमें। तो ये ग्लोबल नेटवर्क है 166 एफआईयू फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स का, जो मीन्स 166 देशों का, उनकी फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं उनका ये एक ग्रुप है। अब ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, एफआईयूज आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। मतलब दे आर द कंट्रोलिंग, मतलब जो लिंकिंग बॉडी ऑफ ईच कंट्री विद द इंटरनेशनल बॉडीज इज एफआईयू। एफआईयू के थ्रू ही सारी कम्युनिकेशन होती है जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता है कि ये बॉर्डर से तो रुकती नहीं है, ये तो अपने देश में थोड़ी होगी। वो तो वही था कि मॉरिशस गए और फिर ब्रिटिश वो कौन सा आइलैंड था वहां पे गए, और इस तरह से। तो अब ये रैपिड क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डाटा, एंड ये एफआईयूज की कैपेसिटी को सपोर्ट करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करती है। ये जो क्या है, एगमोंट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, उसका जो ग्रुप है। तो इंडिया भी इसका मेंबर है। ये एफएटीएफ के साथ ही काम करती है, जो एफएटीएफ की ना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो ये उसकी एक ग्लोबल आर्म है एएमएल सिस्टम की। अब आता है एपीजी, ईएजी, अदर रीजनल बॉडीज। तो ये क्या है, एशिया पैसिफिक ग्रुप, ये 1997 में बना था। एफएटीएफ स्टाइल की रीजनल बॉडी है, मतलब अपने अपने एरिया में बना ली। तो एशिया पैसिफिक, तो कंडक्टिंग म्यूचुअल वैल्यूएशन एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। तो रीजनल वल्नरेबिलिटीज, तो यहाँ पे जो चांसेस रहते हैं कि अटैक होगा, इलीगल मनी आ सकती है उससे, तो इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम, कैश इंटेंसिव इकोनॉमीज। इंडिया में इसलिए आपको पीछे हुआ ना कि डिजिटल पे ज़्यादा जोर हुआ, कुछ तो कोविड के समय पे, और कुछ वो जब मनी डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद जो है। तो नाउ कि मनी को कम किया जाए, कैश को कम किया जाए, मनी को तो नहीं, मतलब मनी तो हर उसमें फॉर्म में हो सकती है, मतलब कैश को कम किया जाए। एक यूरेशियन ग्रुप है ईएजी, ये 2004 में बना।
तो ये भी सिमिलर फंक्शंस हैं यूरेशियन स्टेट्स, इसमें यूरो एशियन, मतलब जो वहाँ पे मिल रहे हैं। अदर बॉडीज हैं गाफिलात, जैसे ये अगर हम पढ़ें इसको तो लैटिन अमेरिका में है ये जियाबा, ये है वेस्ट अफ्रीका में माना, FATF, इसको MENAFATF अगर करें, मिडल ईस्ट ये नॉर्थ अमेरिका का है। और ये जो है वो ये सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, और ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ये भी यूरोप में है, जो GST वगैरह को भी मॉनिटर करती है, जो वर्ल्ड लेवल पे, मतलब एक तरह से वो देखते हैं कि किस तरह से जो कानून जो है टैक्सेशन के, उसको भी OECD देखती है। OECD तो एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये सारा जो है वो टैक्स रिलेटेड इलिसिट फ्लोज, बाकी जो बेनिफिशियल ओनरशिप जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी रहे, ये सारा इंश्योर करती है। तो अगर हम समरी में देखें तो UN की कन्वेंशंस को अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो वियना कन्वेंशन थी 1988 की, फर्स्ट ट्रीटी थी ये। इसमें मेनली जोर था ड्रग प्रोसीड्स के ऊपर, कि जो नशे बिकते हैं, तो इसमें बैंक सीक्रेसी कि आप नहीं बताएंगे क्योंकि हम अपने ग्राहक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जी, इसको उन्होंने वो लताड़ा, इसको प्रोहिबिट किया कि नहीं ऐसा नहीं है, बताना पड़ेगा। फिर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो ये 1999 में हुई। अब इसमें टेररिज्म के साथ रिलेटेड जो फंड्स इकट्ठा करना, उनको प्रोवाइड करना, इसको क्रिमिनलाइज किया गया, और टेररिस्ट फंड्स को सीजर करने की भी पावर जो है वो ये इसमें निकल के आई। उसके बाद है पालेर्मो कन्वेंशन, ये भी ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में है, 2000 में हुई। इसने मनी लॉन्ड्रिंग की ओब्लिगेशंस को ऑल सीरियस क्राइम्स के प्रोसीड्स के साथ जोड़ दिया। मतलब उससे पहले शुरू हुआ था नारकोटिक्स से, तो ये 2000 तक आते आते ये हो गया कि सारे ही सीरियस क्राइम्स जो हैं उनकी अगर कोई प्रोसीड आती हैं तो उनको PMLA के इसके मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जो है वो जोड़ा जाएगा। FIUs जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स है ये FIU। देन मेरिडा कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये कुछ मतलब हमने ब्रीफ उसमें ली है जो UN की कन्वेंशंस हैं, बाकी वो ऊपर वाले भी आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये ओवरव्यू हम देने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। पूरा नहीं है, डिटेल में तो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ है। तो ये 2003 में है, इसमें एसेट रिकवरी एज ए फंडामेंटल ट्रीटी प्रिंसिपल, कि भाई उसको जहाँ पे जिसका जहाँ से आया था वहाँ पे चला जाए असेट्स जो है। तो बेनिफिशियल ओनरशिप, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये नहीं कि छुप छुप के चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ कर लो। तो जो इलिसिट फ्लो है करप्शन से, क्राइम से, उसको कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में ये है। तो इस तरह से वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेकंड सेशन, जो सेकंड लेक्चर इसमें है हमारा, उसमें हमने किया, इसमें हमने इंटरनेशनल जो पर्सपेक्टिव से जो PMLA के कानून की कैसे डेवलपमेंट हुई, किस तरह से क्या क्या ये FIUs वगैरह FATF के बारे में हमने जानने की कोशिश की। और अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका की डेफिनेशंस के ऊपर, जिसमें हम समझेंगे कि जो, क्योंकि ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। होप आपको अभी तक जो है वो समझ में आ रहा होगा कि कैसे PMLA कैसे काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे मतलब ये इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट वर्क विद इन ए कंट्री इटसेल्फ, क्योंकि जड़ें कहीं और हैं, सूत्र कहीं और जुड़े हुए कनेक्शंस हैं। तो एनीवे मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।